हेलो एंड वेलकम। ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा, ये है मेरा स्पेशल वीडियो पॉडकास्ट जिसमें हम कुछ मेहमानों से बात करके आपके पैसों की टेंशन को दूर करते हैं। वैसे अभी तो हमें लग रहा था कि हम ट्रम्प के टैरिफ के टेंशन से अब दूर हो रहे हैं, अब कुछ बात बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन तभी ट्रम्प साहब ने वीकेंड शुरू होते ही नया वार कर दिया। H1B वीजा को लेकर के पहले कुछ कहा, बाद में कुछ कहा, इसकी फीस बढ़ा दी है, अब क्या होगा आगे, इसको लेकर के पूरे वीकेंड में काफी बातचीत होती रही। और ऐसी जब बातें आती तो हम क्या देख रहे हैं, जीएसटी कट जैसी बड़ी अनाउंसमेंट, रेपो रेट कट हो जाए, सीआरआर कट हो जाए, डायरेक्ट टैक्स कट हो जाए, लेकिन ये एक के बाद एक गुड न्यूज़ भी जो है वो भारतीय बाजारों के मूड को लिफ्ट ही नहीं कर पा रही और आपका रिटर्न बहुत ही सबड्यूड बनकर रह गया है। तो अब बाजार का क्या रुख होगा? ट्रेड डील पर बात बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन ट्रंप का भरोसा कौन कर सकता है? आप निवेशक हों, ट्रेडर हों या इस देश के आम नागरिक, इस सिचुएशन को समझना जरूरी है। आपकी जेब, बचत और निवेश का क्या होगा? तो आज मनी 9 की स्पेशल सीरीज में मेरे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट गुरमीत चड्ढा जी, मैनेजिंग पार्टनर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर कंप्लीट सर्कल वेल्थ। थैंक यू सो मच गुरमीत, आपने वक्त निकाला मनी 9 के व्यूअर्स के लिए। वेलकम। बहुत समय के बाद गुरमीत मेरे साथ मनी 9 के प्लेटफॉर्म में आए हैं, तो शुक्रिया गुरमीत। गुरमीत, आपका H1B वीजा पे मैंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिमार्क पढ़ा, लिंक्डइन में, ट्विटर पे आपने लिखा है इट्स टाइम टू कम बैक, यू नो। आप इस पूरे खबर को कैसे पैन आउट होते हुए देख रहे हैं? बिकॉज आप क्लोजली वॉच करते हैं ग्लोबल खबरों को, और भारतीय आईटी बिजनेस के लिए तो एक पेन तो शुरू होता हुआ लग रहा है। आप इसे कैसे रीड कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव है, क्योंकि अभी तक बाजार को ये लग रहा था कि सिर्फ गुड्स हैं टैरिफ के पार्ट में, और सर्विसेज इनडायरेक्ट वे में एक टैरिफ वॉर का या बैकडोर से हिस्सा बनेंगे, इसकी इसकी उम्मीद नहीं थी किसी को। और कहीं ना कहीं बाजार ये डर रहा है कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है, कि खाली H1B है, उसके बाद और रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं क्या। बट आज सुनने में आ रहा है कि कुछ पॉकेट्स को उसमें एग्जेम्प्ट किया जाएगा, जैसे डॉक्टर्स हैं या फिजिसिस्ट हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन बुलिंग टैक्टिक्स है यूएस की। हमारी ट्रेड टीम भी वहां पर है, और ये उसका लार्जर एक प्रेशर टैक्टिक्स का हिस्सा है। बट मेरी जियोपॉलिटिकल समझ लिमिटेड है, तो हमें वेट करना चाहिए। बट इंक्रीमेंटली नेगेटिव तभी थोड़ा सा सेंटिमेंट इफेक्ट हुआ मार्केट का। बट ओवरऑल बाजार में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं जो अभी हम इग्नोर कर रहे हैं। जैसे जब पिछले साल जब बैड न्यूज आ रही थी तो बुल मार्केट इग्नोर कर रहा था। अब जो गुड न्यूज आ रही है तो आपका जब बेयरिश फेस होता है तो आप उसे इग्नोर करते हो। आप देखिए, अगस्त का भी डेटा आया है, कोर सेक्टर जो हमारे हैं वो 6.3% से ग्रो हुए हैं अगस्त में। इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट बढ़ा है, सीमेंट आउटपुट 6.1% है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे हैं। बैंक की क्रेडिट डिमांड थोड़ा सा पिकअप हो रही है। जीएसटी कट का हमने कल इम्पैक्ट देखना शुरू किया। मारुति ने एक दिन में 25-30 हजार गाड़ियों की डिलीवरी दी, hyundai ने 11,000। M&M के भी नंबर्स बहुत अच्छे हैं। तो पैसेंजर व्हीकल कार्स में तेजी देखने को मिल रही है। मारुति M&M ने लगभग नया हाई बनाया है। तो पर लेकिन FMCG और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में शायद उतनी तेजी नहीं आई है। तो मुझे लगता है कंजम्पशन इंजन रिवाइव हो रहा है, रूरल इकोनॉमी अच्छा कर रही है। तो अगर आप देखें, इनकम टैक्स कट, जीएसटी कट और ब्याज दरें जो कम हुई है, टोटल करीबन करीबन 3 लाख करोड़ का स्टिमुलस है। तो आगे जाके इम्पैक्ट अर्निंग्स में दिखेगा। एक बार बाजार को डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ दिख गया, तब मुझे लगता है आपको एक ड्यूरेबल अपसाइड देखने को मिलेगी। सो दैट मीन्स अर्निंग ग्रोथ पर काफी दारोमदार रहेगा। और आपको क्या सेंस मिल रहा है, क्योंकि अब हम बस आने ही वाले हैं, उसको लेकर कोई नर्वसनेस, कोई चिंता? क्योंकि मैं और भी जो भी इंडस्ट्री के दिग्गज से बात कर रही हूँ, वो भी हम कहेंगे ना, वो थमी हुई सांसों के साथ वेट कर रहे हैं कि अर्निंग कैसा रहेगा। आपको क्या उम्मीद है? क्योंकि एक इमीडिएट हम इम्पैक्ट तो नहीं देखेंगे, ना जीएसटी का इम्पैक्ट हम देखेंगे, ना कोर सेक्टर की ग्रोथ का इमीडिएट इम्पैक्ट, क्योंकि ये क्वार्टर तो अब बीत गया। तो अर्निंग को लेकर अभी भी टेंशन है क्या गुरमीत? कुछ पॉकेट्स में है प्रियंका। देखिए, 4% अर्निंग ग्रोथ से हम 5.5 पे आए, फिर हम 6 पे आए। लास्ट क्वार्टर करीबन 8% ब्रॉडर अर्निंग ग्रोथ था, ब्रॉडर यूनिवर्स की बात करूं, निफ्टी 500 की। तो इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट है, बट जैसे हम वो बोलते हैं बेबी स्टेप्स हैं। अगर आप 20.5-21 के फॉरवर्ड पी पे हैं तो आपका 6-7% अर्निंग ग्रोथ आएगा, तो बाजार में अपसाइड नहीं आएगी। लगभग 3 का पैग हो जाता है। आप 21 को डिवाइड करिए 7% अर्निंग ग्रोथ से, तो 3 का पैग आ जाता है। एफआईएस टिपिकली आपने देखा होगा, आप भी मार्केट को बहुत समय से ट्रैक कर रहे हैं, 1.5-2 के पैक पे आते हैं। इसका मतलब 12-14% का अर्निंग ग्रोथ आना चाहिए। मेरा ये मानना है इस क्वार्टर शायद 10% अर्निंग ग्रोथ आ जाए।
बट 13-14% के लिए एक क्वार्टर और इंतजार करना पड़ेगा, पूरा फेस्टिव सीजन जाना पड़ेगा, बट इंग्रेडिएंट्स बन रहे हैं। अगर ये क्वार्टर में थोड़ा इंप्रूवमेंट अच्छा दिखा, फिर बाजार उसको डिस्काउंट करना शुरू कर देगा। और कुछ एक पॉकेट्स पे मेरी निगाह रहेगी, स्पेशली फाइनेंशियल्स पे काफी बड़ा वेट है इंडेक्स में, कैपिटल गुड्स पे कंजम्पशन अच्छा लग ही रहा है। और आईटी में हमें देखना पड़ेगा कि बहुत कट्स ना हो, क्योंकि अगर ईपीएस कट्स आए तो ओवरऑल फिगर फिर जो है सबड्यूड हो जाएगा। सो आईटी ऑलरेडी प्रेशर में, उनके अर्निंग्स के नंबर हमें दिखाई रहे हैं, और अब H1B जैसी बुरी खबरें भी आ रही हैं। तो केवल आईटी नहीं, इससे जुड़े जो एलाइड सेक्टर्स हैं वो कौन से होंगे जहां आपको लग रहा है कि वो वहाँ पेन रहेगा? और आईटी में भी जो दिग्गज हैं उन पे ज़्यादा पेन रहेगा, या फिर जो छोटी कंपनियां या मझौली कंपनियां हैं? लेकिन मुझे लगता है काफी हद तक पेन प्राइस में है आईटी के, क्योंकि आप देखिए H1B न्यूज के पहले भी ये एक पॉकेट है जो 15-20% करेक्ट हुआ है। इन्फोसिस 1800-2000 के लेवल से अभी 1400-1500 है। टीसीएस 4000-4200 से अभी 3000 के लेवल पे, तो काफी लार्ज कैप आईटी में करेक्शन आया है। बट वैल्यूएशन जैसे मैंने बोला अभी भी रिच है। तो अगर आपने फ्लैट ही रहना है और साल साल फ्लैट निकलना है, तो बाजार आपके 20-22 अर्निंग मल्टीपल को भी क्वेश्चन करेगा इस इन्वायरमेंट में। तो आपको थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। हमें लार्ज कैप आईटी में एचसीएल टेक अच्छा लगता है। अगर आप देखें नंबर ऑफ लाइव H1B वीजा तो सिर्फ 3000 है उनके, और डिपेंडेंस कम हुआ है सर्विसेज पे। उनका ईआरडी बिजनेस अच्छा कर रहा है, सॉफ्टवेयर बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। मुझे लगता है बाजार इतना वेटेज नहीं देता है एचसीएल टेक के सॉफ्टवेयर, वैल्यूएशन रीजनेबल है। मिड स्मॉल कैप आईटी में जो प्रोप्राइटरी बिजनेसेस हैं, आईपी ड्रिवन बिजनेसेस हैं, हालांकि वहाँ वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, बट उनमें अगर और डिप आता है तो मौके बन सकते हैं। परसिस्टेंट अच्छा लगता है, कोफोर्ज अच्छा लगता है। केपीआईटी एक बार ऑटो सेक्टर में ब्रॉडर रिकवरी आएगी तो शायद केपीआईटी भी ठीक लगेगा। तो आईटी में थोड़ा सिलेक्टिव होने की जरूरत है। हम अभी अंडरवेट है काफी आईटी पे, और हम थोड़ा सा बेटर एनवायरनमेंट चाहेंगे। कंजम्पशन जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ आपको इमीडिएटली विजिबल दिख रहा है, चाहे वो कंजम्पशन बास्केट में हॉस्पिटैलिटी होटल्स है, पैसेंजर कार सेगमेंट है, टू व्हीलर्स है, लाइफस्टाइल सेगमेंट है। सिमिलरली जो आपके एनबीएफसीज हैं जो कंजम्पशन फेसिंग है, गोल्ड बेस्ड एनबीएफसीज हैं, वहां पे मुझे लगता है आपको वेट ज्यादा रखना चाहिए इस इन्वायरमेंट में। और जहां अर्निंग थोड़ा लैग के साथ कैचअप करेगा, वहां थोड़ा सा वेट। सो गुरमीत, हम बस खड़े हैं कि दिवाली जस्ट अराउंड द कॉर्नर है, तो इस दिवाली से अगली दिवाली के आपके क्या पिक्स रहेंगे? दो यू टोल्ड मी कि आप कहाँ अंडरवेट हैं और कहाँ आप क्या वॉच कर रहे हैं, पर कुछ दिवाली धमाका स्टॉक्स बताइए ना, जो इस दिवाली में खरीदें और अगली दिवाली तक जो है हम हमारे लिए अच्छी दिवाली मने, क्योंकि ये दिवाली तो सबड्यूड रहेगी। ओके, सो अगली दिवाली तक के लिए 5 स्टॉक्स अगर मैं कहूँ गुरमीत के, तो कौन से पिक्स होंगे? देखिए, मैं अगली दिवाली नहीं बोलूंगा, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें कुछ एक थीम्स बहुत अच्छी लगती हैं प्रियंका। अगर मैं इनफैक्ट व्यूअर्स को बोलूंगा, एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लॉन्च करती है, उसे हम टीपीसीआर बोलते हैं, टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड रोड मैप कैपेबिलिटी बोलते हैं उसे। आप उसको पढ़िए। उसमें इस 2018 में 250 आइटम थे, अभी 450 कर दिए। और ज्यादातर जो उसमें है वो सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक, सब सिस्टम ड्रिवन है। मतलब अगर आप डिफेंस को भी देखें तो वो डिजिटल सॉफ्टवेयर और नेटवर्क हो गया है, टेक्नोलॉजी हो गया है, और बहुत बड़े इसमें मौके बन सकते हैं। हमारा एक सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट है जो हमारा एयरोस्पेस डिफेंस सिस्टम है। उसमें अगले 8 साल 9 साल में 4 लाख करोड़ की स्पेंडिंग की बात हो रही है। चाहे वो आपका कुशा है, आकाश है, और भी जो हमारे प्रोग्राम्स हैं। तो मुझे लगता है डिफेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर बन के उभर के आएगा, और मैं उसे डिफेंस टेक बोलता हूँ। तो इसमें आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, सोलार इंडस्ट्रीज है, एचएएल है, बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जो आप लंबे समय की अवधि से दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म में नहीं बोलूंगा, अगली शायद 5-6 दिवाली तक बोलूंगा देखने को। कंजम्पशन बास्केट बहुत समय बाद वापसी कर रहा है। आप देखिए ऑटो में कुछ हुआ ही नहीं है पिछले 3-4 साल में। वॉल्यूम्स देखेंगे आप टू व्हीलर्स की, तो अब जाके कोविड वाला लेवल आया है वॉल्यूम का। शेयर प्राइस जरूर थोड़ा सा भागा है पिछले 1-2 महीने में। तो पूरी ऑटो की जो वैल्यू चेन है, ओईएम्स हैं, चाहे वो एमएनएम है, चाहे एंसिलरीज में और उनो मिंडा है, संदार है, ऑटो हमें एज अ पैक बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा पावर एज अ स्पेस बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली जो पावर इक्विपमेंट कंपनीज हैं, ट्रांसफॉर्मर जो बनाती हैं, इंसुलेटर्स, केबल्स, वायर्स, बहुत स्ट्रक्चरल डिमांड है यहाँ पे। इनफैक्ट अब पावर यूटिलिटीज भी मुझे लगता है बहुत रीजनेबल हो गए हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, टाटा पावर हो। तो एनर्जी एक स्पेस हमें
जो है बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये अगर आप बास्केट रखेंगे, और कैपिटल मार्केट प्ले जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट प्ले, वहाँ वैल्यूएशंस काफी करेक्ट हुए हैं, चाहे वो एक्सचेंजेस हो, म्यूचुअल फंड्स हो, डिपॉजिटरीज हो। वहाँ भी स्टोरी स्ट्रक्चर है। अभी सिर्फ 11 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं, मुझे लगता है 25-30 करोड़ इन्वेस्टर्स हो जाएंगे। और एसआईपी बुक आज आप 28,000 करोड़ देख रही हैं प्रज्ञा प्रज्ञा जी, अगली दिवाली में मुझे लगता है ये 35-40 हजार करोड़ होगी। क्या बात है। सो हमारे जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, विच इज़ अ गुड साइन। पहले क्या होता था इस तरह के बेरिश मार्केट में, गुरमीत हम श्योर आपके पास भी बहुत लोग वरी हो करके करते होंगे कॉल की क्या करें अभी इतना बेरिश मार्केट है। वो बदला है, सेंटिमेंट इन्वेस्टर्स का बिहेवियर बदला है। डेफिनेटली बदला है। इनफैक्ट अभी जो क्वेरीज होती है वो ये होती हैं कि कहाँ मौके बन रहे हैं, रादर देन कि पैसा निकालना है कि नहीं। तो ये एक शिफ्ट आया है। और क्या है, टाइम करेक्शन प्रियंका थोड़ा ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। प्राइस करेक्शन क्या होता है, हो जाता है, फिर आप डिसाइड करते हो क्या करना है। जो ग्राइंडिंग मार्केट होता है, जब एक साल का रिटर्न कुछ नहीं होता है, बाजार ज्यादा मूव नहीं कर रहा होता है, वो ज्यादा फ्रस्ट्रेट करता है। और बहुत सारे नए निवेशकों ने ये फेस देखा नहीं है। और मैं बताना चाहूंगा 2009 से 13, 2015 से 17, ऐसे कई बार फेस आते हैं जब 2-2, 3-3 साल पैसा नहीं बनता है, और तीसरे चौथे साल सडनली मार्केट मेकअप कर देता है। तो 2014 में मेकअप कर दिया था, 2019 में मेकअप कर दिया था, कोविड के बाद हमने देखा ही है क्या हुआ है। तो ये पार्ट एंड पार्सल है। आप कम रिटर्न बनना, नेगेटिव रिटर्न बनना मार्केट का एक बेसिक फ्लेवर है। तो इस यहाँ पे एक्चुअली आपको निवेश स्टेप अप करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तो ये जो कम रिटर्न है, हमने ऑलमोस्ट एक साल बिता ही दिया है इस कम रिटर्न वाले जोन में। तो अब गुरमीत मैं आपसे पूछना चाहूँगी मार्केट कब भागेगा और हमें कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? क्या ये बेरिश जो मूड है ये और लंबा खिंचेगा? 2025 तो मतलब मान के चल रहे हैं कि ये ऐसा ही अब रहने वाला है, ये फाइनेंशियल ईयर हम जब तक 2026 मार्च तक पहुँचेंगे। और लंबा खिंच सकता है क्या? मार्केट भागेगा कब या भागेगा? आपको लग रहा है नहीं भागेगा? अर्निंग्स पर आपका जोर है कि अर्निंग्स सुधरेंगे तो भागेगा? मुझे कहीं ना कहीं प्रियंका जी लगता है कि आई थिंक थोड़ा सा ओवरसोल्ड है मार्केट अभी। लेकिन जैसे आपकी बात है, ओवरसोल्ड रह सकता है और समय तक। तो मेरा, मैं लेवल्स तो नहीं पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी अपसाइड आनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला, जो की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, कोर सेक्टर, कोर इंडस्ट्री डेटा है, इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट है, टैक्स कलेक्शन है, जीडीपी दर है, क्रेडिट डिमांड है बैंक की, सब जगह हमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो मैटर ऑफ टाइम है। मुझे लगता है एफआई बिकवाली भी, आप देखिए पिछले एक साल में इंडिया ने इमर्जिंग मार्केट को 30% से अंडर परफॉर्म किया है। हम नेगेटिव और इमर्जिंग मार्केट बास्केट 20-25% पॉजिटिव है, बहुत कम होता है। 17-18 साल में शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मीन रिवर्जन होगा। मुझे लगता है काफी अच्छी चीजें हो गई हैं एक बार जब ये टैरिफ इश्यू रिजॉल्व हो जाता है। अब चंद हफ्तों में होता है, चंद महीनों में होता है, होएगा जरूर, ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और तब मुझे लगता है एक एक बड़ा अपसाइड आएगा। बट मेरा ये मानना है कि दिवाली ऑनवर्ड्स अगर अर्निंग सीजन अच्छा आ गया तो आपको मार्केट में अपसाइड देखने को थोड़ा मिल सकता है। अगली दिवाली बेटर हो सकती ओके अगली दिवाली बेटर होगी, पर्क लग सकता है। आपको लग रहा है नवंबर में जो है, पीयूष गोयल साहब भी अभी यूएस में बात कर रहे हैं, नवंबर में कुछ बात बनती हुई नजर आ सकती है क्या? और ये बाजार के बड़ा बड़ा एक ट्रिगर हो सकता है। देखिए, पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। जब तक ये H1B वीजा नहीं हुआ था, हमें तो ये लग रहा था कि शायद बहुत जल्दी रिलीफ आ जाएगा। बट ये, इसने वापस से पुश बैक किया है। और जैसे मैंने बोला कि सर्विसेज अभी तक रिडार में नहीं थे। अगर अगर इसको एज अ पॉलिसी यूज किया जाएगा तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बट जैसा मेरा मानना है कि बाजार अर्निंग ग्रोथ देखना चाहता है। एक बार अगर डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ आएगा तो ये चीजें इतना मैटर नहीं करेंगी। और भारत एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है। आप लंबे समय तक भारत को इग्नोर नहीं कर सकते। तो मेरे एक बहुत अच्छे क्लाइंट है, वो एक बात बोलते हैं, जितनी देर से चलेगा बाजार उतनी जोर से चलेगा। ओके सो आप अभी वैल्यू तलाश रहे हैं या मोमेंटम पर विश्वास करते हैं? आप किस तरफ हैं इस बाजार में? क्योंकि दोनों ही अभी जो है ना वीक ही नजर आ रहे हैं। नहीं, हम हमेशा से ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस में है। क्योंकि वो इस मार्केट में अगर अर्निंग नहीं है और वैल्यूएशन अच्छा भी है तो फायदा नहीं है। अब आईटीसी आप देखिए 12-13 के पी पे है, लेकिन अर्निंग ग्रोथ ज्यादा नहीं आ रहा है, तो स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं है। एचडीएफसी, सारे जो टॉप टियर बैंक्स है, वैल्यूएशन कंफर्ट है, बट अर्निंग ग्रोथ उतने अच्छा नहीं आया जितना आना चाहिए टियर 1 बैंक्स में। तो ज्यादा ग्रोथ नहीं आ रही है। तो आपको वैल्यूएशन के साथ अर्निंग ग्रोथ भी चाहिए, और साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक पॉकेट जो बाजार ने हमको लर्निंग दी है वो न्यू एज बिजनेसेस है, कि अगर आप अच्छा ग्रोथ रेट दिखा सकते हैं और साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बड़ा है, चाहे वो क्विक कॉमर्स है, चाहे वो प्लेटफॉर्म बिजनेस है,
कुछ पार्ट पोर्टफोलियो का वहां पे होना चाहिए न्यू एज बिजनेसेस का। तो ग्रोथ को भी साथ में नजरअंदाज मत करें, खाली वैल्यूएशन ना ले। तो हमें लगता है जैसे फाइनेंशियल्स में बहुत वो दो ग्रोथ और वैल्यूएशन दोनों है। ग्रोथ भी अच्छी आएगी, कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हो रहा है, रेट का ट्रांसमिशन हो रहा है, और एक क्वार्टर अगर बैंक का निम थोड़ा सा एक्सपैंड कर गया, जो भी थोड़ा सा कंप्रेस हो रहा था, तो आपको बहुत तेजी देखने को मिल सकती है। सिमिलरली पावर यूटिलिटीज, पूरी एनर्जी स्पेस, अगर आप यूटिलिटी देखेंगे तो ग्रोथ भी है और 14-15%, 15 के पी मल्टीपल्स पे भी है। पावर इक्विपमेंट्स पे भी वैल्यूएशन कंफर्ट ज्यादा है। तो ये कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे मुझे लगता है वैल्यूएशन जो है ग्रोथ के साथ एक अच्छे कॉम्बिनेशन में अवेलेबल। सो आप जब फाइनेंशियल्स कहते हैं तो आपकी नज़र कहाँ है, कौन से, क्योंकि फाइनेंशियल बहुत ही बड़ा क्षेत्र हो जाता है, इसमें आपका बैंकिंग भी आ जाएगा, हम जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जो सिप इन्वेस्टर्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, डीमैट अकाउंट्स का, ब्रोकिंग का आ जाएगा। सो आप जब फाइनेंशियल्स कहते हैं तो आप सबसे ज़्यादा हैवी वेटेज किसको देंगे? कि शुरू में मुझे लगता है एनबीएफसी थोड़ा आउट परफॉर्म करेंगी। आपने देखा भी होगा प्राइस एक्शन में, चाहे बजाज फाइनेंस हो या चोला हो, क्योंकि वहाँ कॉस्ट ऑफ फंड इमीडिएट दिखता है और वो कंज्यूमर फेसिंग है, एक तरीके से कंजम्पशन प्ले है। गोल्ड बेस्ड एनबीएफसी अच्छा कर रही है, हमारे पोर्टफोलियो में वो दो है। गोल्ड प्राइसेस भी ऊपर है, क्रेडिट कॉस्ट भी कम होती है, और ओवरऑल डिमांड भी अच्छी है। उसके अलावा बैंक्स में मुझे लगता है सेकंड लेग में आपको अपटिक देखने को मिलेगा। अच्छे बैंक्स, और बहुत सारे बैंक्स में आप देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। हमने यस बैंक में देखा, सुमितोमो ने इंटरेस्ट दिखाया है। आरबीएल भी फंड रेज की चर्चा कर चुका है पिछले एजीएम में। मुझे लगता है वहां भी इन्वेस्टर्स आएंगे। तो टीयर 2 बैंक्स में भी मुझे लग रहा है इंटरेस्ट बढ़ रहा है एफआईएस का, फॉरेन बैंक्स का। तो बैंकिंग में मुझे लगता है लेवल 2 पे आएगा। और कैपिटल मार्केट प्लेस भी काफी अच्छा करेक्शन आया है। तो आप देखिए डिपॉजिटरीज में देखेंगे तो सीडीएसएल में देखेंगे तो 20-25-30% का करेक्शन है। यहाँ पे मुझे एसेट मैनेजमेंट कंपनी ज्यादा अच्छी लगती है प्रियंका, क्योंकि इनका बिजनेस एन्युटी है, मार्क टू मार्केट बेसिस है। जैसे अगर आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड देखेंगे तो 2,500-3,000 करोड़ का प्रॉफिट करता है 8-9 लाख करोड़ के ईयम में, तो अब 30-40 पैसे का स्प्रेड आता है। तो इनका डेली ट्रांजेक्शन ऊपर नीचे होने से फर्क नहीं पड़ता है। एक्सचेंज और ब्रोकर्स को ज्यादा फर्क पड़ता है कि वीकली एक्सपायरी कम हो रही है या वॉल्यूम गिर रहा है। तो स्टार्टिंग में आप वेल्थ मैनेजमेंट और एएमसीज में फोकस कर सकते हैं कैपिटल मार्केट प्ले में। और जैसे जैसे बाजार में थोड़ा सा मोमेंटम आता है, वॉल्यूम पिकअप होता है, तो आप डिपॉजिटरीज और एक्सचेंज पे भी आ सकते हैं। बहुत स्ट्रक्चरल स्टोरी है। मैं कहा जी सिर्फ 11 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स हैं, एसआईपी करने वाले कुल 4 करोड़ 5 करोड़ लोग हैं। मैं हमेशा मजाक में बोलता हूँ ड्रीम 11 में 27 करोड़ लोग थे, और हमारा इतना अच्छा मार्केट है जो 100 का सेंसेक्स 82,000 हो गया है 40 साल में, वहाँ 5 करोड़ यूनिक सिर्फ इन्वेस्टर्स हैं। तो ये स्ट्रक्चरल स्टोरी है। तो यहाँ पे भी निवेश के अच्छे मौके बनते हैं। तो अभी आपको लग रहा है ये बेरिश मार्केट है, सबड्यूड रिटर्न है, जो लंबा अभी चलेगा, हमें अर्निंग्स को सुधारना होगा, जीएसटी का जो कंजम्पशन को बूस्ट है उसमें वक्त लगेगा, फिर भी अभी मौका है इन्वेस्ट करने का, या अभी मौका है थोड़ा सा दूरी रखने का? नहीं नहीं, बिल्कुल है। और ये हम एक बहुत अच्छी कहावत है, पुराना करेक्शन अपॉर्चुनिटी होती है, करेंट करेक्शन हमेशा रिस्क होता है। तो हम हमेशा बात करते हैं, अरे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था तो इन्वेस्ट करना चाहिए था, कोविड हुआ था तो इन्वेस्ट करना चाहिए था, जीएसटी आया था तो इन्वेस्ट करना चाहिए था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो इन्वेस्ट करना चाहिए था। देखिए हर 2 साल में एक इवेंट होता है, नाम बदलते रहते हैं। अभी टैरिफ है, इसके पहले वॉर था, उसके पहले कोविड था, ये लगा रहेगा। आप पिछले 30-40 साल उठा लीजिए, ऐसा कोई साल नहीं है जब 10% करेक्शन नहीं आया है। तो निवेश करिए। मुझे नहीं लगता, अगर देखिए अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ भी 4-5% होती, हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती, तो मैं शायद आपसे अग्री करता। मैक्रो इकोनॉमिक डेटा अच्छा है, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी वापस आ रही है, बैंक बैलेंस शीट एकदम साफ है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट डीलेवरेज है। तो मुझे लगता है जितनी, जैसा मैंने बोला, पेशेंस अगर देंगे तो रिटर्न बैक एंडेड आएंगे। जैसे आपने देखा था 2024 में फ्रंट लोड हो गया था रिटर्न। और दूसरा एक मेरी सलाह है कि थोड़े एक्सपेक्टेशंस रीजनेबल रखिए। बहुत लोगों को लगने लगा है कि 20-25% रिटर्न नॉर्मल है। 20-25% नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल रिटर्न 12-14% होता है। तो एक बाजार थोड़ा सा रीसेट भी कर रहा है, और ये थोड़ा जरूरी था, क्योंकि लोग बहुत अनफेयर एक्सपेक्टेशन के साथ भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपका गोल पोस्ट 10-12% है और थोड़ा उसमें अल्फा जनरेट करना है, तो बहुत अच्छे निवेश के मौके। बिल्कुल आपने सही कहा, वो जो उम्मीदें हैं ना वो आसमान को छूती हैं, और फिर आपको जो रिटर्न है वो सबड्यूड ही नजर आता है। तो 1 से 3 साल में, गुरमीत लॉन्ग टर्म पूछ रही हूँ, शॉर्ट टर्म नहीं, 1 से 3 साल में भारतीय बाजार में अगर कोई पैसा लगाएगा तो उसको किस तरह के रिटर्न की उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए हमारा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ मुझे लगता है 11-12% करेगा अगले 3 साल में। तो मुझे लगता है कि
उतना तो फेयर एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। दूसरा है पोर्टफोलियो में थोड़ा बैलेंस भी बना के चले नियर टर्म में। जैसे आप देखिए 10 ईयर बॉन्ड अभी 6.5 की यील्ड पे है, और रेट कट और होना है, और यूएस में भी बॉन्ड यील्ड अभी 4 के आसपास आ गई है। मुझे लगता है यहाँ बॉन्ड यील्ड इंडिया में और नीचे आएंगी, लगभग 6 आ चुकी थी, अभी थोड़ा सा स्पाइक हुआ है, हमारा रेटिंग अपग्रेड भी हुआ है। तो अगर 50 से 70 पैसा यील्ड नीचे आती है अगले 1 साल में, तो आपको अगर आप कोई भी अच्छा एक गवर्नमेंट बॉन्ड फंड लेंगे तो उसका 7-8 साल का मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता है, तो 8 × 0.5 करेंगे तो 4-5% का मार्क टू मार्केट गेन आ सकता है। मतलब आप बॉन्ड में भी डबल डिजिट बना सकते हैं। 6.5% आपका जो अक्रूवल है, कूपन है, और 4-5% मार्क टू मार्केट। मुझे ये भी लगता है कि एक डॉलर पे ट्रस्ट खत्म हुआ है वर्ल्ड का, इसलिए हमें बहुत तेजी देखने को मिल रही है गोल्ड में, प्रेशियस मेटल्स में, सिल्वर में। तो कुछ पोर्शन पोर्टफोलियो का 5 से 10% कमोडिटी ओरिएंटेड भी रखें। तो अगर आप एक 70-30 पोर्टफोलियो बनाएं, 70-75% इक्विटी, 15-20% बॉन्ड्स और 5-10% प्रेशियस कमोडिटीज, आई थिंक आप बहुत अच्छा डबल डिजिट रिटर्न निकाल सकते हैं कम रिस्क के साथ। ओके, तो सो थोड़ा एसेट बैलेंस एलोकेशन विल बी द की। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ओवरवेट रहिए, बट इग्नोर मत करिए। हमने क्या किया पिछले 2-3 साल में, बिल्कुल बाकी एसेट क्लासेस को इग्नोर ही कर दिया। आप देखिए गोल्ड ने 40% दिया पिछले 1 साल में। अगर आप थोड़ा भी बैलेंस्ड एसेट एलोकेशन रखते तो ये साल भी पॉजिटिव था। एक मल्टी एसेट बहुत अच्छी कैटेगरी है म्यूचुअल फंड में, जो ये रीबैलेंसिंग करती रहती है इक्विटी, बॉन्ड्स, कमोडिटीज में। तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है बहुत ज्यादा, तो आप उसमें भी निवेश कर सकते हैं। तो थोड़ा बैलेंस चलिए, और अगर बाजार ज्यादा करेक्शन दे तो उस टाइम थोड़ा कंस्ट्रक्टिव हुई है, घबराने की जरूरत नहीं। मतलब एक एसेट पर आप ज्यादा फिदा भी मत होइए, अपने बैलेंस को आपको बरकरार रखना है चाहे जो हो जाए, तभी आप जो है डबल डिजिट रिटर्न बनाएंगे। अब एकदम पॉइंटेड, क्योंकि मेरी बातचीत का नाम है ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा, तो सिर्फ पैसे की बात, 1 लाख रुपए अगर कोई इस समय बाजार में डालना चाहता है तो आप उसके पोर्टफोलियो को कैसे डिजाइन करेंगे? कितना इक्विटी रखेंगे, कितना डेट में डालेंगे, बॉन्ड में डालेंगे क्या, और कमोडिटी में डालेंगे? यही 3 एसेट में डालेंगे? रियल एस्टेट रखेंगे, नहीं रखेंगे? 1 लाख का निवेश अगर करना है किसी को तो 1 लाख में तो रियल एस्टेट में कुछ आएगा ही नहीं प्रियंका। तो मैं रीच एक सत्तर ऑप्शन है। हाँ, आई थिंक 70-75% मैं इक्विटी रखूंगा, और थोड़ा स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट करूंगा अगले 4-6 हफ्ते में। एकदम से नहीं निवेश करूंगा, और उन पोर्टफोलियो में डालूंगा जो फाइनेंशियल, कंजम्पशन, एनर्जी, डिफेंस ओवरवेट हो, है ना। तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक सिलेक्ट करते हैं तो इन 4 सेक्टर्स पे आप ओवरवेट हो सकते हैं। 15 to 20 रुपीज में गवर्नमेंट बॉन्ड्स लूंगा, लॉन्ग डेटेड, 10 साल 15 साल वाले, क्योंकि ब्याज दरें नीचे आ रही हैं, और लॉन्ग डेटेड बॉन्ड्स में आपको कूपन भी अच्छा मिलेगा, मार्क टू मार्केट जब भी अच्छा मिलेगा। और 5 से 10% में गोल्ड सिल्वर में रखूंगा। तो मैं 70-20-10 अगर मैं बोलूँ, एक एसेट एलोकेशन करूंगा, और मौका मिलेगा अगर इक्विटी और गिरावट देता है तो 70 को फिर 75-80 का पे ले जाऊँ। अच्छा, गोल्ड और सिल्वर इसमें इन्वेस्ट करने का क्या आपको बेस्ट ऑप्शन लगता है? क्योंकि अब हमारे पास जो सरकार के सोवरेन गोल्ड बॉन्ड थे वो जा चुके हैं। अब मेरे पास जो ऑप्शन बचा है वो ये बचा है कि मैं या तो फिजिकल गोल्ड खरीदूं या फिर ईटीएफ के फॉर्मेट में खरीदूं, और अब सारी ही एएमसीज ने अपने ईटीएफ फंड ऑफ फंड लेकर आई हैं, तो वो ऑप्शन आपको कैसा लगता है? आई थिंक ईटीएफ बेस्ट रूट है, क्योंकि पर ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ भी वो गलती मत करिए कि क्योंकि 40-50% गोल्ड और सिल्वर बढ़ गया है तो ये बढ़ता ही रहेगा, और उस हिसाब से आप एग्रेसिव हो जाए, वो गलती मत करिए। ऐसा मत करिए कि 100 में से 70 रुपए गोल्ड सिल्वर पे डाल दीजिए। सिल्वर माइंड यू इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है, तो उसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा भी हो सकते हैं, और ऐसे ऐसे मौके आए हैं जब गोल्ड और सिल्वर गिरा है 15-20%, और मैं आपको इंस्टेंसेस दे सकता हूँ। तो और अगर ट्रेड डील होती है या बाजार, ये वर्ल्ड में टैरिफ वॉर्स खत्म होते हैं, तो एक रिस्क ऑफ होगा, रिस्क ऑफ आता है तो एक करेक्शन आ सकता है, तो उस करेक्शन में आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं गोल्ड और सिल्वर। तो वेटेज ध्यान रखिए। मेरे हिसाब से ईटीएफ फंड ऑफ फंड बहुत अच्छा रूट है, और अब अगर आप 2 साल रखते हैं तो 12.5% ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो टैक्स फ्रेंडली भी हो गया है ये, जो कि पहले नहीं था। तो ईटीएफ और फंड ऑफ फंड रूट मेरे हिसाब से अच्छा है। प्लस आपको ये स्विच करने का ऑप्शन भी देता है। मान लीजिए आपने गोल्ड लिया और 10-15%, और बाजार कोई गिरावट देता है और आपको वेटेज बढ़ाना है, तो आप बहुत ही सीमलेसली स्विच कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी को बहुत ध्यान में रखिए। गुरमीत, आई रियली थिंक कि आप ना इन्वेस्टर की पल्स पहचानते हैं। आपने अभी जो कहा ना कि गोल्ड जो भाग रहा है, अभी मेरे पास इतने क्वेश्चन आते हैं कि क्यों करें हम, जब हमें गोल्ड में इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है, हम तो गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। तो अभी आप मुझे बताइए अपने शब्दों में, इन ट्रू गुरमीत चड्ढा स्टाइल, इन्वेस्टर की पल्स में आप अभी क्या महसूस कर रहे हैं और उनको क्या एडवाइस देंगे? देखिए, जो भी चीज कंसेंसस ट्रेड हो उससे दूर रहिए। जो सब बोल रहे हैं, मेरा ये एक्सपीरियंस है पिछले 20 साल का, कॉन्ट्रा क्योंकि जाएंगे आप एकदम? सब कुछ कंसेंसस में है तो मतलब भाव में है। तो आप देखिए पिछले साल सब डिफेंस स्टॉक्स लेना चाहते थे,
क्योंकि डिफेंस स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे, डिफेंस फंड आ रहा था, डिफेंस एनएफओ आ रहे थे। नवंबर में सबको माइक्रो कैप स्मॉल कैप करना था पीक पे। ठीक है, उसके बाद अभी सबको कंजम्पशन भी करना है क्योंकि अभी जीएसटी कट हो रहा है। तो ये कंसेंसस ट्रेड मत कीजिए, पोर्टफोलियो का बैलेंस हमेशा मेंटेन करिए। और ये जब हम रियर व्यू मिरर हम कहते हैं ना, ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर व्हाट दे अपेयर, ये इन्वेस्टमेंट में बहुत होता है। तो सिर्फ 6 महीने 12 महीने के रिटर्न के हिसाब से इन्वेस्ट मत करिए। इनफैक्ट मैं सबको ये बोलता हूँ कि अगर कोई एक एसेट क्लास खराब साइकिल से जा रहा है लेकिन उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो इसको इग्नोर मत करिए। आप देखिए पीएसयूज और डिफेंस को कोई 21 और 22 में पूछता ही नहीं था। मुझे याद है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जिसने सबसे पहले पीएसयूज लेना शुरू किया था, वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड था 21-22 का, आज आज बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। तो थोड़ा सा काउंटर सिक्लिकल भी हुई है। अगर एक सेक्टर है जो फंडामेंटली अच्छा है, एनर्जी है, बैंक्स है, लेकिन एक रफ साइकिल से जा रहा है, तो उसमें वेट एक्चुअली बढ़ाइए। थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन सोचिए, पूरा कंसेंसस ट्रेड मत करिए। अच्छा, हमने बात कर ली कि ओवरऑल पोर्टफोलियो कैसा हो। कोई 5,000 की सिप शुरू करना चाहता है, कहेगा गुरमीत जी अभी 5,000 की सिप मुझे शुरू करनी है, कहाँ करूँ मैं? एक आपने हिंट दिया मल्टी एसेट आपको पसंद है, मल्टी एसेट कैटेगरी, पर 5,000 की सिप एक नया इन्वेस्टर है जो लॉन्ग टर्म व्यू के साथ आ रहा है, भाई मैं 5 साल करूँगा, 5 ईयर प्लस करूँगा, 5,000 की सिप कहाँ करूँ या अभी नहीं करूँ? नहीं, सिप तो डेफिनेटली करिए, इनफैक्ट स्टेप अप करिए। आप एक इंडेक्स फंड ले लीजिए, निफ्टी 50 या निफ्टी 100 ले लीजिए। उसमें आप चाहिए तो 30% डाल दीजिए। 30% एक अच्छा फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड ले लीजिए। बहुत सारे अच्छे फंड हैं जो आप ले सकते हैं। 20 रुपीज़ का एक मिड कैप लीजिए और 20 रुपीज़ का एक स्मॉल कैप, ये 4 फंड रखिए, एक इंडेक्स, एक फ्लेक्सी मल्टी, एक मिड, एक स्मॉल। आई थिंक आपके लिए बहुत है। 30-30-20-20 रेशियो में आप कर सकते हैं। ओके, आपको क्या लग रहा है आरबीआई रेपो रेट कट करेगा? ये जीएसटी कट का वो जो पूरा हमें फायदा पूरा पहुंचाने के लिए, क्या आप देख रहे हैं आरबीआई अब 2 जो हैं एमपीसी होने वाले हैं, मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि करेंगे, आपको क्या, आप गुरमीत चड्ढा क्या कह रहे हैं और क्या चाहते हैं? देख, मेरा ये मानना है कि 2 रेट कट और हो सकते हैं। ओके। अब अक्टूबर पॉलिसी में करेंगे कि दिसंबर में करेंगे, कि अक्टूबर दिसंबर में 25 पैसा करेंगे, या दिसंबर से स्टार्ट करके फरवरी तक करेंगे। आई थिंक क्वेश्चन ये है कि किस टेन्योर में होगा। आई थिंक 25 से 50 पैसा रेट कट होगा, मेरा ये मानना है। और अगर फेड ने भी और रेट कट्स किए तो मुझे लगता है शायद और स्कोप बन सकता है। तो डेफिनेटली ऊपर फ्रंट लोडिंग मॉनेटरी पॉलिसी कर चुका है प्रियंका जी। आरबीआई अहेड ऑफ द कर्व था। मुझे लगता है हम आरबीआई की कम तारीफ करते हैं, बट इंटरेस्ट रेट कट करने में आरबीआई अहेड था बाकी सेंट्रल बैंक से। और 1 सितंबर से सीआरआर कट भी हो रहा है 100 बेसिस पॉइंट्स का, जो जिससे लिक्विडिटी इन्फ्यूज होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी अपना लगभग काम कर चुकी है 80-90%। आई थिंक द बिगर जो था वो फिस्कल था, जो गवर्नमेंट ने किया जीएसटी कट से। और मैं और रिफॉर्म्स रूल आउट नहीं करूंगा, एक पैकेज एक्सपोर्टर्स के लिए, लैंड लेबर रिफॉर्म्स। आई थिंक फिस्कल साइड, रिफॉर्म साइड मुझे लगता है ज्यादा एक्शन होगा। मॉनेटरी पॉलिसी साइड मुझे लगता है 80-90% फ्रंट लोडिंग हो चुका है। कौन सा वो रिफॉर्म है जो आपको लगता है अभी सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है? मतलब जीएसटी 2.0 वेरी गुड, मतलब सरकार को 5 स्टार मिलने चाहिए। डायरेक्ट टैक्स में जो कट दिया वहाँ पर भी, एंड ऑब्वियसली आपने जैसे कहा रेगुलेटर अपना काम कर रहा है। अब अगला नेक्स्ट बिग स्टेप क्या होगा? क्योंकि एक्सपोर्ट्स जो हैं वहाँ बहुत पेन है, और अगर ट्रम्प साहब 50 से 25 भी कर देंगे अपने इसको, तब भी पेन तो रहेगा ही। ऑलरेडी हम इसकी साइंस देख रहे हैं। देखिए, दो तीन चीजों के बारे में बात करूंगा जो मुझे लगता है गवर्नमेंट को करना चाहिए। ओबियसली है, जैसा आपने बोला, सरकार बहुत कदम ले रही है। एक तो जो सेमीकंडक्टर है, जो हमारा टेक सॉवरेनिटी है, हमारा जो डोमेस्टिक ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, सेमीकंडक्टर्स है, डेटा सेंटर्स है, यहाँ पे एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की जरूरत है और बड़े फिस्कल स्टिमुलस की जरूरत है। तो मैं उम्मीद करूंगा सेमीकॉन 2.0 और एक डिजिटल बिल आए जो कि भारत का एक रोड मैप प्ले करे। हमारी डिपेंडेंस जो है, चाहे वो हमारे पेमेंट सिस्टम्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, सोशल मीडिया है, वो कम हो यूएस से और बाकी टेक पे, जो कि चाइना ने किया पिछले 15-20 साल में। तो आई थिंक वो एक फ्रेमवर्क आएगा तो भारत की जो है डिपेंडेंस जो है लॉन्ग टर्म में कम होगी। वो एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा। दूसरा, मैसिव डीरेगुलेशन और डीरेगुलेशन करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे अभी भी खाली सेंटर नहीं है, स्टेट भी है। और एक कंपनी बनाने से लेके, जीएसटी सर्टिफिकेट से लेने लेके, लेबर डिपार्टमेंट से डील करने, बहुत छोटे छोटे हमारे जो एमएसएमईज हैं वो फेस करते हैं। तो बहुत डीरेगुलेशन की जरूरत है। और लास्ट में बोलूंगा एक बार, क्योंकि मैं कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट हूँ, कैपिटल गेन्स को भी एक बार देखिए। मुझे ऐसा लगता है 10 से 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया, इसकी जरूरत नहीं थी।
और ये जब किया हमने जब इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही थी। मिडिल क्लास भारत का जो रिटेल निवेशक है वो भारतीय बाजारों में अपना फेथ दिखा रहा है, और भारत को रिस्क कैपिटल की जरूरत है। अभी हमें और डोमेस्टिक सेविंग्स चाहिए जो हमारी ग्रोथ को फंड करें। तो यहाँ पे मुझे लगता है कैपिटल गेन को थोड़ा सा और कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। अगर हम रीसेट कर सकें अगले बजट तक, तो नथिंग लाइक इट। 10% पर वापस? बिल्कुल, मुझे लगता है वो न्यूट्रल रेट है, और मुझे लगता है इसका इंक्रीमेंटल कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। अगर ये 10 से 12.5, क्योंकि एसटीटी भी है, और भी कलेक्शंस गवर्नमेंट करती है। तो अगर आप रिस्क कैपिटल चाहते हैं, और एफआईएस भी आप देखिए ग्लोबली कहीं उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल इतना नहीं देना पड़ता है, जो सॉवरेन फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं। तो हमें ग्लोबली भी थोड़ा कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, और हमने बहुत आउटफ्लो हुआ है बाजार में पिछले 1 साल से, रिकॉर्ड आउटफ्लो हुआ है। इसको भी थोड़ा सा रिविजिट करना चाहिए। क्या अब इन्फ्लो आएगा आपको लग रहा है? क्योंकि थोड़ा तो अभी एफआईआईज ने थोड़ी अपनी बिकवाली को थामी है उम्मीद, और बजट के हम पास हैं। आपकी डिमांड आई होप वित्त मंत्री जी सुन ले, आप ही की नहीं इंडस्ट्री की डिमांड है। सो आपको लग रहा है अब एफआईआईज थोड़ा रीसेट बटन दबा रहे हैं इंडिया की तरफ? हम तो ये चाहेंगे अभी सेलिंग बंद कर दें। बाइंग तो बात की बात है, आई थिंक हमारे डोमेस्टिक फ्लोज इनफ है बाजार को स्टेबल करने के लिए, बट कभी ना कभी आएंगे। बिकॉज जी देखिए, वो ऐसा कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है उसमें। जहां वैल्यूएशन अच्छी होती है, अब उनको चाइना 10 पी पे मिल रहा था, हांगकांग सस्ता मिल रहा था, ताइवान सस्ता, कोरिया सस्ता मिल रहा था, तो वहां गया, और वहां पिछले 1 साल में रिटर्न भी बना है 30-40% का। यहाँ पे भी अर्निंग ग्रोथ आएगी, और मैं हमेशा बोलता हूँ यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे इवेंचुअली। आप देखिए 7-8% पे कौन सी बड़ी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बस उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए कॉर्पोरेट अर्निंग्स में। तो जैसी वैल्यूएशन रीजनेबल हो रहे हैं, अर्निंग आएगी तो आएंगे। और देखिए उनका जो ओनरशिप है इंडियन इक्विटीज का 23% था कोविड के पहले, लगभग 15.5% रह गया है। 2012 वाला लेवल आ गया है। आई थिंक 2008 में, मुझे अगर मेरी मेमोरी सही है, तो 14.5% हमारा ऑल टाइम लो है जब लीमन क्राइसिस हुआ था। तो मुझे लगता है फॉरेन होल्डिंग्स ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल पे हैं। थोड़ा बहुत सेलिंग और हो सकता है, बट मैं उम्मीद करूंगा कि अर्निंग्स के साथ साथ एफआई फ्लोज भी वापस आएंगे। तो इसमें कोई बड़ी साजिश की तो बू आपको नहीं आ रही है? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं लगता। देखिए इन्वेस्टर्स पैसा बनाना चाहते हैं, पॉलिटिकल नहीं। ओके फाइन, तो हम इसको रैप अप करें। आपका मैसेज, एक हैप्पी दिवाली मैसेज गुरमीत की तरफ से इन्वेस्टर्स के लिए क्या होगा, उससे रैप अप करूंगी मैं। देखिए मैं 20 साल से मार्केट में हूँ प्रियंका जी, और मैंने एक चीज हमेशा देखी है, जब नेगेटिविटी होती है, न्यूज खराब होती है, अनसर्टेनिटी होती है, तभी भाव बेटर मिलता है, और तभी रिटर्न बेटर होते हैं। ये एक ऐसी जगह है जब सेल लगती है तो हम थोड़ा भाग जाते हैं। जैसे आप बाकी जगह सेल पे ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं दिवाली पे, इस एसेट क्लास को भी इग्नोर मत करिए, और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव करिए कि पिछले 40 साल अगर अच्छा रहा है तो अगले 10 साल भी अच्छे होंगे। तो मैं आपको एक डेटा देता हूँ, हम अगले 4-5 साल में $4-5 ट्रिलियन मार्केट कैप ऐड करेंगे। जितना वेल्थ पिछले 40 साल में क्रिएट हुआ है, उतना ही वेल्थ अगले 5 साल में क्रिएट होगा। हमारी भी $1 ट्रिलियन की कंपनी होगी, हमारी भी बहुत सारी कंपनी $500 बिलियन में आएंगी। तो ये फेथ रखिए और थोड़ा लंबा सोचिए। ओके, सो 1 और 2 साल के सब्ज्यूड रिटर्न नहीं, बल्कि 5 साल का मोटा रिटर्न आपको मिल सकता है। भारत की स्टोरी पे विश्वास कीजिए। थैंक यू गुरमीत फॉर योर टाइम, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। सो गुरमीत जी ने जो है बातों ही बातों में हमें बहुत सारी ऐसी इंडिकेशन दी हैं जो आपके लिए, ये इस दिवाली से अगली दिवाली की वो बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं अगली 5 दिवाली और अच्छी बनने वाली है। ठीक है, ये साल बुरा रहा है, अभी भी कुछ संकेत उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आगे जाकर सब कुछ अच्छा होने वाला है। आपको अपने निवेश में एसेट एलोकेशन के रूल को फॉलो करना है, बैलेंस रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।